A big round of applause for all the doctors sitting here, for yourself. Thank you so much for this valuable input. और इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेशन की ओर हम प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्री मनु शर्मा जी से कि हमारे गेस्ट श्री पंकज ओझा जी, जो कि एडिशनल कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत करें। और अब हम अपने अगले सेशन की ओर प्रोसीड करेंगे, तो मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राजीव बगाटा जी कि आप सेशन में आएं और आप प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप आगे आएं। डॉक्टर एनसी पूनिया जी, डायरेक्टर न्यूरो कैरब केयर। डॉक्टर संदीप यादव जी, ऑर्थोपीडिक सर्जन, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। मैं रिक्वेस्ट मनु जी आपसे दोबारा निवेदन करूंगी कि आएं और हमारे इस सेशन के एक्सपर्ट का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे साथ जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको हम बता दें कि आज एक स्पेशल सेशन है, ये मेडिकल और हेल्थ कॉन्क्लेव है, जहां पर हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर हम आम जानकारी देने की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से हमारी चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हुआ है, किस तरह से इनोवेशन आया, किस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब की इस सेशन में हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी का बहुत स्वागत है। हम चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की बात कर रहे हैं। राजस्थान के बारे में सर ने बहुत कुछ बताया। आपका क्या अनुभव है, किस तरह से हम जस्टिस कर पा रहे हैं, किस तरह से अपनी सुविधाओं का हमने इतना विस्तार किया है? नमस्कार। मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्थाओं में, चिकित्सा सुविधाओं में सुविधाएं तो बढ़ी रही हैं, पर साथ ही क्योंकि हम व्यवस्थाओं का भी किस तरह से सुविधाओं को हम मरीज तक अंतिम छोर के जो मरीज हैं उन तक पहुंचा पाएँ, उसमें कुछ नवाचार करने के कारण से सुविधाओं को हम मरीजों तक पहुंचा पा रहे हैं। कुछ तरह की जो नई चीज़ें जो अभी हमारे हॉस्पिटल में, स्पेशली एसएमएस की बात करें और जनरल अदर हॉस्पिटल्स, अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली बहुत विस्तार हुआ है। हम केवल अगर हार्ट अटैक के पेशेंट्स की बात करें, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, उस तरह से भी मैं इसको देख सकता हूं, तो आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी रोगी को हार्ट अटैक होता था तो या तो वो पहचान नहीं पाता था, या पहचान लेता था तो क्योंकि इलाज वो केवल बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद था, जयपुर में मौजूद था। अगर जयपुर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग की बात करें, तो जेएलएन अस्पताल अजमेर में था। तो इसीलिए इन दो कारणों के कारण से उसको, पेशेंट्स को टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता था। और हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक के रोगी को अगर टाइम से इलाज नहीं मिलेगा तो उसको काफ़ी बड़ा आघात हो सकता है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट गई है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में भी कई जगह ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, इसी कारण से वो अब जहां जहां सेंटर्स उपलब्ध हैं उसका इलाज वहीं पर ही किया जा सकता है। सबसे मॉडर्न टेक्निक से इलाज किया जा सकता है हार्ट अटैक के पेशेंट्स को। एंजियोप्लास्टी आज जगह जगह पर मौजूद है। एंजियोप्लास्टी वो विधा है जिससे कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स का इमीडिएटली इलाज किया जा सकता है। इससे दो स्टेप आगे की बात करें तो कुछ स्टेट्स में, स्पेशली तमिलनाडु में, एक हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप किया गया, जिसमें सरकार की भी हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व है।
तो हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर सीकर संभाग की बात करें तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी छोटे गांव में किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो वहां से पेशेंट चलेगा और सीकर में ही उसका इलाज कर दिया जाएगा। इससे पहले ये मॉडल विकसित नहीं हुआ था। इससे पहले हम चाहेंगे कि ये मॉडल अगर राजस्थान में भी सरकार के सहयोग के साथ इसको विकसित किया जाए तो नियरेस्ट सेंटर पे पेशेंट जा पाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। ये तो ये हार्ट के पेशेंट्स की बात। सो आई थिंक विद द introduction of awareness and with newer mindset, we have been able to improve the outreach of our facilities to the patients. और ये दोबारा हम सभी तो एक बार फिर से हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि जहां पर एक और बीमारियां बढ़ रही हैं तो उसका उपचार एंड द वे वी आर रीचिंग आउट टू पेशेंट्स भी लगातार इंप्रूव कर रहा है। एक बहुत कॉमन वर्ड जो आज हम सब सुनते हैं और उसका असर भी देखने को मिलता है, ये सवाल मैं सर आपसे लेना चाहूंगी, वो है स्ट्रेस। तो आजकल जो स्ट्रेस है वो इतना ज्यादा हर चीज में बढ़ गया है, ओवर थिंकिंग बढ़ गई। एक तरफ जहां पर सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिलते हैं, वहीं पर स्ट्रेस हैज बिकम वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी सी अराउंड। आप क्या कहेंगे सर इस पे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें यहाँ इस कॉन्क्लेव में अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला और आप लोगों ने इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जो स्ट्रेस की जब हम बात करें तो स्ट्रेस किसी भी तरह से डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। स्ट्रेस किसी एक चीज का नाम नहीं है कि स्ट्रेस अब हम एक्चुअली समझने लग गए हैं कि स्ट्रेस क्या है। अदरवाइज स्ट्रेस पहले भी था और अभी भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस का सीधा सीधा सा प्रिंसिपल यह है कि कोई भी एज, कोई भी सेक्स, कोई भी तरह से स्ट्रेस से वंचित नहीं है। परंतु अभी नाउएडेज हम स्ट्रेस का आकलन करने लगे हैं। स्ट्रेस का आकलन इसलिए करने लगे हैं कि हमें स्ट्रेस समझ में आने लगी है। स्ट्रेस किसी एक चीज का नाम नहीं है कि ये चीज का स्ट्रेस है। सपोज कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे रहा है, उसको अपने एग्जाम को लेके स्ट्रेस है, लेकिन मेरा सबको मैसेज ये है कि हर आदमी, स्ट्रेस इज ए चैलेंज। हर आदमी को एक स्ट्रेस रहता है, लेकिन इस स्ट्रेस को मीट आउट करने के लिए प्री प्लान्ड एंड हर तरह से सोच के कि मेरे को, जैसे अब सपोज मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को एक एग्जाम देना है, तो मैं एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से ही कर लूं कि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन मेरे को स्ट्रेस ना रहे। अगर मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं आज मैं कुछ रिजल्ट अचीव करना चाहता हूं, तो मुझे डेफिनेटली स्ट्रेस होगा। और इस स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ इस तरह से इफेक्ट होती है कि सपोज हम किसी भी जैसे एक कोई सा भी एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हमारा हर पैरामीटर एक रेंज में रहता है। जैसे हम पल्स को लें तो 60 to 90 पल्स रेट हमारी नॉर्मल हम कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज 72 है साहब। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी पल्स रेट 84 और 86 रह रही है तो उसकी 10 बढ़ते ही से 96 हो गई, तो वो कह देगा कि मेरे को स्ट्रेस हो गया। बट यू नो कि पहले से ही उसकी बेस लाइन ही अपर रेंज पर है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपने आप किसी भी आदमी को स्ट्रेस को सहन करने के लिए अपने आप का बेसिक पहले से ही इन्वेस्टिगेटेड होना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस को अपन सहन कर पाए, इतनी कैपेसिटी आप में हो। और अगर किसी आदमी को जैसे ऑलरेडी पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर या मेरी पल्स रेट या मेरे स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं थ्रेशोल्ड के अपर लिमिट पर हैं, तो उसको पहले से ही अपना हर चीज़ प्रोग्राम्ड रखना और तो उसको स्ट्रेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है, चाहे वो लाइफ का मैनेजमेंट हो या हेल्थ का मैनेजमेंट हो, बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर संदीप भी हमारे बीच मौजूद हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन देखी हैं जो आजकल देखने को मिलती है रिस्पेक्टिव ऑफ एज? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन यदि मैं बात करूं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलती हैं। एक होता है कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स। कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है कि जॉइंट रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन की आपकी प्रॉब्लम है, नेक पेन की आपकी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आती हैं। और दूसरा जो ऑर्थोपेडिक्स का पार्ट है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा जिसको आप समझ सकते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर की जब मैं बात करता हूं तो उसमें भी दो पहलू हैं। एक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आपको फ्रैक्चर होते हैं या कोई गिरने की वजह से कोई फ्रैक्चर होते हैं, और दूसरे जो फ्रैक्चर जो सबसे आज मैं उस चीज़ पे सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है जेरियाट्रिक फ्रैक्चर्स। तो जेरियाट्रिक फ्रैक्चर्स की जब मैं बात करता हूं तो ये जो ओल्ड एज पीपल जो हमारे घर में हमारे आसपास हर जगह रहते हैं, इन समय के साथ इनकी जो बोन की क्वालिटी है, जो बोन की डेंसिटी है, वो स्लोली डिग्रेड हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। और इन लोगों में बहुत ही ट्रिवियल ट्रॉमा, जैसे अपन देखते हैं कि बाथरूम में गिरने की वजह से या सीढ़ियों में गिरने की वजह से हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाना, रिस्ट की बोन का फ्रैक्चर हो जाना, या बैक में कोई स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हो जाना, ये बहुत ही कॉमनली हमें रूटीन लाइफ में और डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये एज्ड लोग होते हैं या जेरियाट्रिक जो पॉपुलेशन है हमारी, ये ऑलरेडी मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़ के साथ हमारे पास आती है, क्योंकि इनको बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या और बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इनको ऑलरेडी रहते हैं। तो इन लोगों को प्रॉपरली मैनेज करना, और बहुत ही डेलिकेट पेशेंट्स मैं कहूँगा ये होते हैं, तो इनके लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, जिसमें एक फिजिशियन भी होना चाहिए, और यदि कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है तो न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन की भी हमें ज़रूरत रहती है। तो इन लोगों को मैनेज करना एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और टाइमली मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि कई बार हम अपने घरों में या गाँव में ये देखते हैं कि इसकी उम्र तो 90 साल हो गई, अब इसका इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना है, या इसका तो अब ऑपरेशन सफल होगा ही नहीं। तो इस तरह की जो भी भ्रांतियां हैं उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हिप बोन का फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है, जो घर में गिरने की वजह से होता है। और यदि उस फ्रैक्चर को हम टाइमली ऑपरेट करवा लेते हैं और टाइमली उसका मैनेजमेंट ले लेते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल होने वाला इलाज है, और 100% उसमें हमें सफलता मिलती है। और आगे के जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं, जो बेड रिडन होने की वजह से या पेशेंट के बेड में लेटे रहने की वजह से जो भी डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन है या चेस्ट में इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन हैं, उनसे हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपने जो बात बताई उसके ऊपर और जानकारी लेंगे। सर, आपसे जो है मेरा अगला सवाल है, और ये सवाल मेरा नहीं, मैं आसपास इसको बहुत सुनती हूँ कि जब हमने ये बूस्टर डोजेस ली और जब हमने कोविड की डोज ली, उसके बाद से ये जो अटैक्स हमें देखने को मिले या ये जिस तरह के हम स्ट्रोक्स देख रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इज़ इट अ मिथ या सच में ऐसा कुछ हुआ है, या हमारी लाइफस्टाइल है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार? क्योंकि हम देखते हैं चलते चलते लोग गिर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई गिर गया, इस तरह के वीडियोस बहुत वायरल भी हो रहे हैं, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? इट इज़ अ मिथ एंड नॉट अ मिथ ऑल्सो, क्योंकि लॉन्ग कोविड की बात करें, अब कोविड के गए करीब 2 साल हो गए हैं, एंड ये जो एपिसोड्स हैं जो आप बता रही हैं, जिसमें कि यंग डेथ्स हो रही हैं, सडन डेथ्स हो रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको थोड़ी मीडिया अटेंशन ज़्यादा मिल रही है। और कोइंसिडेंटली ऐसा भी हुआ है कि यंग डेथ्स या सडन डेथ्स हैव बीन मोस्ट, कुछ डेथ्स ऐसी भी हुई जो सेलिब्रिटी के साथ हुई है, सो दैट्स वाई दे आर गेनिंग मोर अटेंशन। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दे हैव बीन स्टडीज़ जिसमें कि ये बात तो तय है, ये बात साबित भी की जा चुकी है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं या जो उनको पोस्ट वैक्सीनेशन प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज, जिसे कहें कि कोagulation या जो खून का गाढ़ा होने की जो स्टेज है, वो देखी गई है कि ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसे मार्कर्स भी हैं जिससे पता लगता है कि खून हमारा गाढ़ा हो गया है। कुछ ऐसे क्लिनिकल इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि पता लगा कि कोविड के बाद पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग्स में थ्रोम्बस बढ़ गया है या हार्ट अटैक भी हो गए हैं। लेकिन इसका हमारे क्लिनिकली कितना कोरिलेट कर पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज ज़रूरी हैं जिससे ये साबित कर सकें कि कोविड के कारण से या उसको वैक्सीनेशन के बाद ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, आर दे कॉजली रिलेटेड टू कोविड इंसिडेंट्स और नॉट। इनका कोविड से डायरेक्टली ताल्लुक है यानी ये प्रूव करना मुश्किल है,
हालांकि ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं कि जिनको कोविड हुआ है उनको इसकी चांसेस बढ़ जाती हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से. ओके सर, अगला सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे थे, आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें आपको कौन से कॉमन चेंजेस देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल या बिकॉज ऑफ जो हम आसपास देखते हैं कोविड, और उसे कैसे डील किया जा सकता है? एक्चुअली जो भी अभी हम एज न्यूरोसर्जन में चीज़ें डील कर रहा हूँ, वो मुझे देख के ये लगता है कि ये सब चीज़ें पहले भी थी. नाउ ए डेज वी हैव द बेटर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एंड अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें. पहले हम ये सोचते कि ये कोई साइकेट्री किसी को सिम्टम आ रहे हैं तो हम सोचते कि हो सकता है इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी. तो वो एक बहुत कॉमन सी टर्म होती है कि डिप्रेशन हो गया. तो ये एक्चुअली बड़े लंबे समय तक लोग ट्रीटमेंट करते रहते थे कि भाई ठीक है डिप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं जो कि आदमी कोई ब्रेन ट्यूमर लेके बैठा होता है और उसको ये प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम के साथ में वो एकदम उसको डायग्नोज हो जाता है. अर्ली डायग्नोज, जो डायग्नोसिस पहले आपको बहुत लेट मिलता था वो अर्ली यू कैन डायग्नोज, क्योंकि ब्रेन में जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बिहेवियर, जिस एरिया को जो इन्वॉल्व करा है उसी तरह के सिम्टम्स मिलेंगे. तो जो अभी चीज़ें डायग्नोज हो रही हैं, जो हम ट्रीट कर पा रहे हैं, ये पहले भी थी और अभी भी हैं. बस अभी हम उनको ये है कि अर्ली डायग्नोज करके ट्रीट कर लेते हैं, और पहले ये है कि कभी उनको लेटर स्टेज में जब डायग्नोज करते थे तो हमें लगता था कि ये तो कभी पहले देखा ही नहीं. जी बिल्कुल. जिससे पहले हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अचल शर्मा का, सुपरिटेंडेंट एसएमएस हॉस्पिटल. तो हमारे बीच में आ रहे हैं. आइए स्वागत करते हैं सर का भी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. तो सर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो प्रॉब्लम्स जो हमें बहुत देखने को मिल रही हैं, आर दे बिकॉज ऑफ चेंज इन द बॉडी, या वाकई जो आसपास का हवा पानी है, हमारा खान पान है, उसके बदलाव की वजह से हम ये सब कुछ देखते हैं. सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इंडियन न्यूज़ को कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया. जहां हम बात कर रहे हैं आज स्ट्रेस की और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की, तो उसमें एक फैक्टर का इन्वॉल्व होना मुश्किल है. इसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं. आज जो दिनों दिन हमारा काम भी बढ़ रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे वो किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, या वो सरकारी कर्मचारी है, या कोई भी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उस पर काम का अत्यधिक दबाव है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो दिन और रात मेहनत करता है. तो निश्चित रूप से उसको इसके लिए स्ट्रेस रहता है. यही हाल हमारे युवा पीढ़ी का भी है, क्योंकि उनके सपने ऊंचे होने भी चाहिए और उसके लिए वो निरंतर कोशिश करते हैं. कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए भी उनमें स्ट्रेस बढ़ता है. लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर एक व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा है और उसके लिए हमारे को अपने जो गोल को है वो एकदम हाई तो रखना ही चाहिए, लेकिन छोटे छोटे गोल्स को हमें सामने रखते हुए उनको अचीव करना चाहिए. हमें, जैसा कि हम सब जानते हैं और कोविड के टाइम में हमने सबने देखा है कि निरंतर हमारे को कुछ समय अपने लिए बिल्कुल निकालना चाहिए दिन में, जिसमें हम, चाहे कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, योग करता है, या कोई अपने हॉबीज़ को वो आगे ला करके उसके लिए कुछ वक्त देता है. ये सारी चीज़ें उसको जो उसके मन में चल रहा होता है निरंतर, उसको उससे दूर करने में मदद करती है. ये सब प्रयास से ही हम जो अपना जो गोल है, जो अचीव करना है, उसको भी प्राप्त करते हैं और अपने आप को कंट्रोल रख पाते हैं. और जैसा कि आपने यहाँ पे जितने विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि आज की जो लाइफ स्टाइल है वो उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है. डॉक्टर संदीप, अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आपका बहुत ही
हालांकि पूरा मेडिकल साइंस ही बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही पेचीदा है, लेकिन आप एक सर्जन हैं, तो जब आप किसी को सर्जरी रेकमेंड करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन आता है? क्या कभी ऐसा होता है नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति भी जो है उसको भी सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है? एक बहुत कॉमन हम देखते हैं नी रिप्लेसमेंट देखने को मिलती है। उसके अलावा ऐसे कौन सी सिम्टम्स हैं, ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं जहाँ पर सर्जरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है? जी, यदि मैं ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड इश्यूज़ की बात करूं और उससे रिलेटेड सर्जरी की बात करता हूं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण सर्जरी हैं जो हम ऑर्थोपेडिक्स में आजकल डे टू डे लाइफ में करते हैं वो हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जब मैं बात करता हूं तो आज से 15 साल या 20 साल पहले हमारी कंट्री में इस टॉपिक को लेके या इस सर्जरी को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और ये माना जाता था कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो दिया जाता था वो दिया जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी घुटना प्रत्यारोपण सफल नहीं हुआ, जो कि आज से 20-25 साल पहले सर्जरी हुआ था। तो आजकल जिस टेक्निक से, जिस एडवांसमेंट से और जिन न्यूअर एडवांसमेंट जो टेक्निक्स में आया है उसकी वजह से जो हम सर्जरीज कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं। और आजकल मैं ये बताऊं आपको कि जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और खासकर नी पेन की प्रॉब्लम है, जो पहले 50 या 60 साल से ज़्यादा के लोगों में हमें देखने को मिलती थी, आजकल हमारे पास 35 और 40 साल के पेशेंट्स इतनी कम एज में हमारे पास नी पेन की प्रॉब्लम लेकर और नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम लेके आते हैं, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और लैक ऑफ एक्सरसाइज। कि एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओवरवेट एक सबसे बड़ा इसमें कारण है, जो ओबेसिटी है वो एक बहुत बड़ा कारण है इसका, जिसकी वजह से यंग एज में अर्ली आर्थराइटिस और नी जॉइंट के पेन की समस्याएं हमारे को देखने को मिल रही हैं। तो जब मैं नी जॉइंट के पेन की अर्ली एज में बात करता हूं तो जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसमें हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट यानी कि आंशिक घुटना प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी भी करते हैं, जिसमें हम जितना घुटने का पार्ट डैमेज होता है सिर्फ उसी पार्ट को हम रीसरफेस या रिप्लेस कर देते हैं, टोटल या पूरा घुटना बदलने की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हमें जिनकी एडवांसमेंट की वजह से हम पेशेंट्स को एक बेटर लाइफ और बेटर लाइफस्टाइल दे पाते हैं। सर, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि ये हालांकि यहाँ पे सब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सब विषय विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं और आई एम वेरी श्योर कि उन्हें बहुत जानकारी मिलेगी। कैसे पता चलता है कि कुछ एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं, या एक न्यूरो सर्जन को या न्यूरो स्पेशलिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, अब ये जो आपने बात करी है न्यूरो सर्जरी की, अभी न्यूरो सर्जरी जैसे कि पहले के कुछ वर्ष पूर्व था तो एक छोटी ब्रांच मानी जाती थी जिसमें लिमिटेड डिजीज़ ही उसमें से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो न्यूरो सर्जरी के भी फर्दर डिवीज़न या सब स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ हमारे संस्थान में मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन कॉमनली जो न्यूरो सर्जरी के पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा तो एक तो ये होता है कि दो चीज़ों में अगर मैं कहूँ तो एक तो ट्रॉमा से जुड़ा हुआ न्यूरो सर्जरी है, जिसमें हेड इंजरी है या स्पाइन इंजरीज की जो पेशेंट्स आते हैं वो तो ऑब्वियसली क्योंकि किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उनको कंसल्ट करना की बात नहीं, उनको हॉस्पिटल में जाना ही होता है और वहाँ से उनको पता चल जाता है कि उनको क्या इंजरीज है। दूसरी जब बात करते हैं तो बात आता है जिससे अधिकतर लोगों में डर होता है, वो होता है कि ब्रेन में अगर किसी के ब्रेन ट्यूमर है या और कोई ब्रेन संबंधित जो सर्जिकल डिजीज़ हैं, तो उसके लिए जो पेशेंट्स के पास सबसे पहले जो होता है तो लगातार सिर में दर्द की तकलीफ आना या फिर आंखों की रोशनी या कान से सुनाई देने में कमी या किसी भी अंग का, हाथ या पैर का जिसमें पैरालिसिस या सूनापन आना, ये ऐसे लक्षण हैं जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको दिखाना जरूर चाहिए। ये मानते हुए, ये डरते हुए नहीं कि ये कोई ब्रेन ट्यूमर ही है, लेकिन हाँ अगर आप कराएंगे तो हम इसका ये फ़ायदा होता है कि हम जल्दी डिजीज़ को पिक करेंगे और जल्दी अगर हम उसको उसका निदान होगा तो इलाज भी ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। इसी प्रकार से जो और आते हैं स्पाइन से, जो आजकल तो हम जानते हैं कि बैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। बैक कमर में दर्द है या पैर में आ रहा है या पीठ में या गर्दन में दर्द है, क्योंकि आजकल अधिकतर टाइम हमारे इवन युवा भी कंप्यूटर पे रहते हैं और उनके नेक की पोस्चर ये सब सही नहीं रहती, इसलिए जल्दी
जो डिजीजेज जो डिस्क की जो लेटर एज के अंदर आती थी वो आजकल यंग एज के भी दिखने लगी है। तो जब कमर में, गर्दन में या पीठ में दर्द है और वो किसी भी एक हिस्से के अंदर वो एक नस में आ रहा है, तो ये भी एक न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए भी विशेषज्ञ के पास उनको जाना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए। या पैरों में अगर सुनापन आ गया है या फिर उनको और किसी भी अंग के अंदर उसमें धीमा पड़ता जा रहा है, तो उसके लिए उनको जरूर से एक न्यूरोसर्जरी के या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, थैंक यू सर। सर, आपसे इस सवाल का एक एक्सटेंशन पूछना चाहूँगी कि चूँकि आप भी इसी फील्ड के हैं, जब भी किसी इंसान को जब ब्रेन की बात करते हैं, न्यूरो का वर्ड आता है, एक अलग अलग सा डर सा पैदा हो जाता है। तो वाकई ही क्या हर प्रॉब्लम उतनी ही फेटल होती है, उतनी ही खतरनाक, उतनी भयावह होती है, या अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए और टाइमली उसको डायग्नोस कर लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े जो आगे रेपरकशंस हो सकते हैं उससे बचा जा सकता है? डेफिनेटली, वैसे सवाल भी आपने पूछा और जवाब भी आपने दे दिया। आप अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे न्यूरो एक शब्द पहले सुनने में थोड़ा सा ऐसा डरावना लगता था, लेकिन आज के दिन चाहे वो न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम हो या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वो अगर अर्ली डायग्नोज हो गई और उसके कोई रिपरकशन या उसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ, तो वी कैन प्रिवेंट। जैसा सर ने, डॉक्टर भंडारी ने बताया था कि प्रिवेंटिव इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन, ये किसी चीज़ को अर्ली डायग्नोज करना भी उसका एक प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन है उस डैमेज को प्रिवेंट करना जो उसकी वजह से होने वाला था। तो आपने उसको अर्ली डायग्नोज कर लिया, अर्ली ट्रीट कर दिया, तो उसने उन सेल्स को डैमेज नहीं करा। अदरवाइज वही चीज़ जो है वो आगे चल के डैमेज कर सकती थी। इसीलिए जो जितनी भी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने बोला कि न्यूरो का नाम सुनते ही, तो अब न्यूरो, जैसा डॉक्टर अचल बता रहे हैं कि न्यूरो अब कोई छोटा विषय नहीं रहा है। न्यूरो इन्वॉल्व्स होल ऑफ द बॉडी। जहाँ भी, जैसे अब मेरा हाथ ये काम कर रहा है, तो हाथ ऑर्थोपेडिक्स के हिसाब से हाथ उनके हिसाब से काम कर रहा है और मेरे हिसाब से हाथ ब्रेन की वजह से काम कर रहा है। तो हर अंग जो है कंट्रोल ऊपर से होता है, उसका लोकल कंट्रोल उसके पास में है। तो समझने की बात यही है कि न्यूरो मीन्स होल ऑफ द बॉडी, नॉट ओनली द ब्रेन। ब्रेन जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, ऐसे है कि आपका बल्ब भी जल रहा है तो आपके ट्रांसफार्मर की बिजली से ही जल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, जब अक्सर ऐसा होता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या सेल्फ ट्रीटमेंट ले लेते हैं। न्यूरो पर जाने का जो रिकमेंडेशन आता है वो कब आता है, और कैसे मालूम चले एक आम व्यक्ति को जो हमसे अभी जुड़े हुए देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं जिसके बाद उसे न्यूरोसर्जन को या किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और जो हर आदमी को जानना भी चाहिए। इवन नॉट ओनली एक आम आदमी को, इवन डॉक्टर्स को भी, दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को भी जानना चाहिए। जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, मेरे हाथ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे हाथ में कोई स्वेलिंग भी नहीं है, हाथ में लगी भी नहीं, फिर भी हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर मेरा हाथ बिल्कुल से ठीक है, अदरवाइज इसकी बोन्स ठीक हैं, इसकी मांसपेशियां ठीक हैं, इसमें कोई भी लगी भी नहीं और कोई स्वलन भी नहीं है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम है, तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम पुराने ज़माने में, जैसा हो सकता है आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन ये कहते थे कि हवा पड़ गई, क्योंकि हवा दिखती नहीं, कोई भी काम के लिए कहते हैं हवा पड़ गई, तो वो हवा इज ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसी वजह से हर आदमी को जब अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेडेक हो, कोई बैकएक हो, या जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सारा न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू सो मच सर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आजकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बढ़ते चली जा रही हैं। तो जब हम हार्ट की बात करते हैं, इज़ इट ओनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, ये जो बाकी जो सिचुएशंस इंसान की लाइफ में आती हैं उससे भी हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? हाउ टू डील विद इट? डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ जो हैं या उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मोस्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल एक पहलू है, इसके अलावा कुछ आनुवंशिक या जेनेटिक कारण भी होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से हार्ट डिजीज़ या हार्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इसमें हम किस तरह से इसको इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं? जो जेनेटिक कारण है उसको तो डेफिनेटली वी कैन नॉट चेंज दैट, क्योंकि वो तो हमें जो विरासत में मिला है, वो लेगेसी है हमारी, हमें उसको वी हैव टू बेयर इट।
रही बात लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, क्योंकि इट्स अ मेजरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हमें डेफिनेटली वी हैव टू नोटिस दैट एंड टेक स्टेप, जिससे कि वो रिस्क फैक्टर्स को हम कम कर सके एंड पेशेंट हो इससे पहले उसका इलाज किया जा सके। कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, डायबिटीज़, धूम्रपान, ओबेसिटी, मोटापा, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम बात करें कि जो वो लाइफस्टाइल जिसमें कि ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मानी गई है। एंड और इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर, ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दीज आर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स। सो इसको एड्रेस करने का, हम आम लोगों के लिए बात करें तो दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें आनुवंशिक हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, हमें फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि जल्दी उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, सो हमें थोड़ा आगाह हो जाना चाहिए। वी शुड बी मोर केयरफुल, कॉशियस। हमारी फैमिली में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अराउंड 30 to 40 ईयर्स के बीच में हमें फिजिशियन को पहले अप्रोच करना चाहिए, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो एक विशेषज्ञ को अप्रोच करके उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको चेक कराना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए। आई थिंक आई एम क्लियर। यस एब्सोल्युटली सर। और हमें उम्मीद है कि जो दर्शक भी हमें देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं इस हेल्थ एंड मेडिकल कॉन्क्लेव में, उन्हें भी ये जानकारी लगातार मिल रही है कि किस तरह से छोटी छोटी बदलाव ला करके आप एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यू कैन कीप योर हार्ट हेल्दी एंड यू कैन कीप योर लाइफ हेल्दी। सर, एसएमएस में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, आईपीडी टावर बन रहा है, और किस तरह की सुविधाएं, किस तरह के नवाचार हम आगे आने वाले टाइम में देख सकेंगे? देखिए, ये जैसा कि अभी मेरे से पूर्वी वक्ताओं ने कहा कि न सिर्फ अब राजस्थान स्टेट का, अभी तो पूरे नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा हेल्थ जो हॉस्पिटल है एसएमएस, और इसकी पे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, इस पे वर्कलोड ज़्यादा है, तो और निरंतर ये प्रगति की राह पे है। और ये जो प्रोसेस है, जो मैं कहूँगा कि इसमें जो नए नवाचार की आपने बात करी, नए जो मशीन्स यहाँ पे आ रही हैं, इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, लोग जो ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ स्पेशलिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और ये ऐसा प्रोसेस है कि वो ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हुआ या कुछ, ये लगातार चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एसएमएस हॉस्पिटल चूँकि यहाँ पे पेशेंट्स का वर्कलोड है, और वर्कलोड होने का एक सबसे बड़ा वजह है कि लोगों का यहाँ पे विश्वास है। विश्वास होना एक अच्छी बात है। कई बार हमारे को लोगों की शिकायत केवल इसलिए सुननी पड़ती है कि वो आते हैं किसी एक विश्वास के साथ हमारे चिकित्सालय में आते हैं, और चूंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में अत्यधिक पेशेंट्स आते हैं तो उनको कुछ वक्त लगता है, या इसलिए उनको कई बार निराशा के रूप में हमारे को बात होती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी चिकित्सक हैं या चिकित्साकर्मी हैं, उनका बिल्कुल यहाँ पे ये कोशिश रहती आई है और हमेशा रहेगी कि वो अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकें, उनको संतुष्टि दे सकें और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। जी बिल्कुल सर। डॉक्टर संदीप, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर रहे हैं, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो कई सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आपका जो फील्ड है वो अपने बोन डेंसिटी की एक बात कही, तो क्या कोई एज होती है जब बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है? मैं फिर से कहना चाहूंगी, आप सब यहाँ विशेषज्ञ हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने बातों को, इस विजन को आम जन तक पहुंचाने की, जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से पता चलता है किसी भी व्यक्ति को कि उसे शायद कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है, या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, या कुछ डेफिशिएंसी है, या कुछ और प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बोन रिलेटेड डिजीजेस? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा मैडम आपने। जो बोन डेंसिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस उसी तरह से है जिस तरह से सुधीर भंडारी सर ने डायबिटीज़ का डिस्कशन किया और सर ने कार्डियक प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया। तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आज हमारी सोसाइटी में जितने केसेस हम डायग्नोसिस कर पाते हैं, वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब ये है कि जितने केसेस हम देख पा रहे हैं या डायग्नोस कर पा रहे हैं वो बहुत कम है, और उसकी संख्या जो केसेस एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है।
और किस कारण से होता है, किस एज ग्रुप में होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसके जो रिपरकशंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उसके प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक सामान्य तौर पे यदि हम बात कहें तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी बोन्स की डेंसिटी है वो आपकी कम होती जाती है, यानी कि आपकी बोन्स किसी न किसी कारण की वजह से खोखली होती जाती हैं। यदि मैं महिलाओं की बात करता हूं तो मीनोपोज का जो एक एज होता है वो आपका इसमें बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज आते हैं और जब हार्मोनल चेंजेज आते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी बोन हेल्थ पे भी पड़ता है और धीरे धीरे हमारी बोन्स की डेंसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हमें महिलाओं में पोस्ट मेनोपोजल एज ग्रुप में देखने को मिलती है। तो जो भी पोस्ट मेनोपोजल एज ग्रुप की फीमेल्स होती हैं उनको हमें सबसे जरूरी चीज है कि हमें टाइमली चेकअप कराना चाहिए, और यदि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है तो सप्लीमेंट्स, कुछ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यदि आपको मिनिमल है और यदि एडवांस स्टेज पे है तो कुछ अलग ड्रग्स होती हैं जैसे टेरिपेराटाइड है या बोन डेंसिटी को बढ़ाने की कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। दूसरा जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है वो यदि मैं मेल पॉपुलेशन में कहूं तो वो स्मोकिंग और अल्कोहल इसमें बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी बोन्स की हेल्थ को और बोन्स की डेंसिटी को इम्पैक्ट होता है। तो इन चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। अब बात आती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बोन्स आपकी खोखली हो जाती है या उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जब बोन की स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑब्वियस बात है कि उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएंगी। तो कोई भी हल्का सा ट्रॉमा, ट्रिवियल फॉल्स जैसे हम देखते हैं कि घर के बाथरूम में आप गिर गए या घर की सीढ़ियों से आप गिर गए, तो उसकी वजह से भी आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन साइट है फ्रैक्चर की उनमें से आपकी हिप बोन है, आपकी रिस्ट बोन है और आपके स्पाइन के फ्रैक्चर्स आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो यदि इस प्रॉब्लम को हम टाइमली डायग्नोसिस कर लें, इसका ट्रीटमेंट ले लें और बोन की जो डेंसिटी है और ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसको टाइमली ट्रीट कर लें, तो इस तरह की जो फ्रैक्चर्स हैं, जो जेरेट्रिक फ्रैक्चर्स हैं या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं और उससे होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मॉर्बिडिटी है, उससे हम बच सकते हैं। थैंक यू सर। सर आपसे पूछना चाहूंगी अगला सवाल वो ये है कि हर चीज़ का एक प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब होती हैं तभी होती हैं। इज देयर एनी वे टू कीप ब्रेन ऑल्सो हेल्दी? हालांकि हम मेंटल एक्सरसाइजेस की बहुत बात करते हैं, हम बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, लेकिन जब हम ब्रेन की बात करते हैं कि ब्रेन भी विद टाइम एज होता है या मान लीजिए कोई इंजरी होती है उससे वो सेल्स डेड हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं बन पाते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जब मैं आया था तब सुन रहा था कि जैसा आप अन्न वैसा मन और जैसा मन ऐसा ही ब्रेन। अच्छा, तो बेसिक बात यह है प्रिवेंशन जिन चीजों का कर सकते हैं वो ये है कि वो डैमेज ना हो नॉर्मल आपकी लाइफ स्टाइल से, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, आपकी दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो है ब्रेन को जो डैमेज कर सकती हैं, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि कॉर्टिकल एट्रोफी हो गई या ब्रेन सिकुड़ गया। एक मल्टीपल एक्चुअली जैसा हार्ट में स्ट्रोक होते हैं ऐसे ही ब्रेन में माइनर माइनर स्ट्रोक होते रहते हैं, जिससे कि ब्रेन की कोशिकाएं काम करना कम कर देती हैं और धीरे धीरे ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस आ जाते हैं, जिनको हम एज रिलेटेड एट्रोफी कहते हैं, जो यूजुअली हमें 70-80 ईयर की एज में एक्सपेक्टेड होती हैं, समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ some of the comorbid conditions like blood pressure, diabetes, obesity, इनकी वजह से ये जो है जितने जो चेंजेस लेटर एज में मिलने चाहिए वो अर्ली एज में मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज में आते हैं। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन मैं सोचूं तो मेरे को प्रिवेंटेबल जो डिजीज लगता है वो लगता है ट्रैफिक। हमें जो डॉक्टर अचल ने बताया कि जो न्यूरोसर्जन का नाम आते ही सबसे पहला आता है ट्रॉमा, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी, तो वो प्रिवेंटेबल है और वो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बिफोर 18 जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब तक उसको ड्राइव ना करने दें। ड्राइव करें तो पूरी अपनी प्रिकॉशंस के साथ में कि आपने टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज हेलमेट,
एक स्पीड लिमिट रखें, यू हैव टू यूज सीट बेल्ट अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक प्रिवेंशन है जो कि न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम से बचने का एक सबसे बड़ा प्रिवेंशन जो है वो ये है। जी बिल्कुल। एक सवाल जो मैं आप सभी से लेना चाहूंगी सर, आपसे इसी सवाल का एक्सटेंशन, हम एज को हर चीज का एक फैक्टर मानते हैं कि एज फैक्टर है, लेकिन हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं वो एक एज में जहां बोलते हैं अब रिटायरमेंट की एज है या ही 80 प्लस और ही 70 और वट एवर एज, लेकिन फिर भी वो एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनका ब्रेन उतना ही शार्प लगता है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से जो हमारा लाइफस्टाइल है या हमारा वर्किंग है हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है? ये बात सही है, और ये सिर्फ कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए नहीं बल्कि सारी डिजीज में लागू होती है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल को बिल्कुल डिसिप्लिन रखें कि हमने क्या खान पान लेना है, हमें जो भी बुरी आदतें हैं, चाहे वो अल्कोहल है चाहे स्मोकिंग है, उससे बचना है। अल्कोहल के साथ ड्राइविंग जैसे कुछ लोग करते हैं और अक्सर ट्रॉमा के शिकार होते हैं, वो नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जैसा कि बार बार बात होती है कि हमें अपना कुछ वक्त अपने एक्सरसाइज के लिए डेली के लिए निकालना चाहिए, अपने हॉबीज़ को आपको लगातार पूरा करना चाहिए। और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में भी जो हमारे को जो एज है वो ज़्यादा हमारे को जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है। इसी प्रकार हम अगर देखते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे हमारे को लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा मिलती है, पर्टिकुलरली अगर हम जापान चाइना इनकी बात करें तो वहाँ पे ये है कि वो लोग भी खान पान को विशेष महत्व देते हैं और उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ उनके भी एज जो है एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। सर आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगी कि हम देखते हैं और खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कितने एक्टिव हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, फिट भी हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं डू दे कम बिकॉज यू गिव अप ऑन लाइफ या ये अंदर ही कुछ कारण होते हैं? आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से काम करने से एज नहीं बढ़ती है, काम करते रहने से हम वी कैन लिव मच बेटर एंड लॉन्गर। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जैसा डॉक्टर अचल ने भी कहा कि वी हैव टू गिव सम टाइम टू आवर हॉबीज़ टू डी स्ट्रेस आवरसेल्व्स। और ये जो आजकल जो वर्चुअल दुनिया है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग द मिडिल एज एंड स्लाइटली सीनियर एज ऑल्सो। तो इससे हमें दूर रहना। कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी द ह्यूमन कनेक्टिविटी, ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन कंपैशन, ये सबसे बड़ी जो क्वालिटीज़ हैं या इस सबको प्रैक्टिस करेंगे सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पोस्टपोन आवर एज। तो कनेक्टिविटी, ह्यूमन टच, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। संदीप जी आप भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे इस बात पर, आपका क्या कहना है? बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं जो मैसेज देना चाहूँगा दर्शकों को वो यही है कि बढ़ती उम्र के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ हमारी जो वीक हो रही है, जिसको हम ओस्टियोसार्कोपीनिया का नाम देते हैं, तो रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहें, हेल्दी डाइट लें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वेशन है आपका अल्कोहल और स्मोकिंग, उससे जितना आप बच सकते हैं उतना बचे रहें, तो आप अपनी मसल और बोन हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। सर यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कितना फिटनेस को लेकर भी ऑब्सेशन है और कितना ज़्यादा हम देखते हैं कि जो ये वर्चुअल दुनिया है इससे भी हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो किस तरह से जो हम वर्कआउट्स देखते हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं या कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न हो सकते हैं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के? ये बिल्कुल सही बात है कि हमें इस विषय में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी क्या है, और जो हम सोशल मीडिया पे या कहीं भी हम जो चीज़ देख रहे हैं उसमें उसको फॉलो करने से पहले हमें अपने आप के बारे में और अपने शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है कि मेरी प्रैक्टिकल यदि मैं देखता हूँ तो मेरी क्या हैसियत है और मेरा शरीर किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, उसी चीज़ को आप, उसी एक्सरसाइज को आप करें। और यदि आप उस नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो ग्रेजुअली जाएं, सडन उसमें आप एक दिन जिम में जाके और सडन कोई भी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली इंजरी को आप इनवाइट कर रहे हैं और आपके इंजरी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो अपनी एज के हिसाब से, अपनी बिल्ट के हिसाब से और अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है, और यदि आपको उसको बिल्ड करना है तो ग्रेजुअली आप करिए। सडन आप कोई भी चीज़ करेंगे तो आप इंजरी के लिए प्रोन हैं।
जी सर, आप क्या रेकमेंड करेंगे जब हम बात करते हैं वर्कआउट की बात करते हैं? सर आपसे पूछना चाहूँगी, कार्डियो का भी एक बहुत महत्वपूर्ण that's nice of you. बहुत रोल रहता है, तो ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज है जो हर एज ग्रुप कर सकता है? क्योंकि बहुत फोकस होता है, रनिंग करना चाहिए हार्ट मजबूत होता है, या खेलना चाहिए हार्ट मजबूत, इस तरह की हम बातें आसपास सुनते रहते हैं, बट यू एज एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ एज करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कार्डियक डिजीज़ आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और हेल्दी लिविंग, ये हेल्दी लिविंग के लिए रेगुलरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम एकदम से 40 इयर्स पे जाके सडनली इफ वी स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे आज सेंट्रल पार्क का पूरा चक्कर लगाना है, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले वी हैव टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट, चाहे जनरल फिजिशियन हो चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, जो हमें इस बात के लिए एडवाइस करेगा कि हमें कैसे इन अ सिक्वेंशियल मैनर हमारे एक्सरसाइज प्रोग्राम को आगे चलाना है। और जो कार्डियो की बात करते हैं, कार्डियक एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसके जो मोटे प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आइसोटोनिक होती हैं। आइसोटोनिक मतलब जैसे हम बात करें कार्डियो एक्सरसाइज, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, दे आर रिलेटिवली सेफर। ये एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कार्डियक पेशेंट के लिए सेफर मानी जाती हैं। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल हम वेट लिफ्टिंग की बात करें, या जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सांस रोकने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ ऐसे योगा हैं जिसमें कि हमें जो आइसोमेट्रिक हमारे मसल्स पे जोर डालते हैं, तो उन एक्सरसाइज को हमको अवॉइड करना चाहिए। उनको अगर ज़रूरत हमें लगता है कि हमें मसल स्ट्रेंथिंग की ज़रूरत है, तो फर्स्ट वी शुड गेट अ क्लियरेंस फ्रॉम द कार्डियक स्पेशलिस्ट। जो मसल टोनिंग अप है, मसल एक्सरसाइज हैं, वो रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको मतलब हमें हो सके तो उनको अवॉइड करना चाहिए, और या माइल्डर फॉर्म ऑफ मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो यही मोटे प्रिंसिपल्स हैं फॉर अ कार्डियक पेशेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्डियो एक्सरसाइज है, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, दे आर गुड फॉर हार्ट प्रोवाइडेड यू हैव अ क्लियरेंस फ्रॉम द कार्डियक स्पेशलिस्ट। और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह, या हमें जहाँ जिसमें सांस रोकने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हो सके तो वी शुड टेक अप एट अ लेटर स्टेज। सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम बात करें एजिंग प्रॉब्लम्स की, तो एमनीजिया हो गया या पार्किंसंस हो गई या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो गई, वो शायद एज रिलेटेड होती हैं। कईयों के हाथ पैर कांपते हम देखते हैं, इवन एट वेरी अर्ली एज पीपल देयर लिम्स दे शिवर। ऐसे केसेस में एक्सरसाइज का क्या रोल हो सकता है, या इसमें मेडिकेशन ही चाहिए होती है? एक्सरसाइज सबसे पहले तो हम, जैसे आपने नाम लिया पार्किंसंस, तो हर डिजीज, पार्किंसंस एक डिजीज है, और वो डिजीज एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। वो डेफिशिएंसी, जैसा डॉक्टर राजीव बता रहे थे, डेफिशिएंसी किसी को आनुवंशिक भी हो सकती है, और किसी को अभी किसी डिजीज की वजह से डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम की वजह से डेफिशिएंसी होगी, तो वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। वो तो एक डिजीज है, डिजेनरेटिव प्रोसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट है, और वो ट्रीट करना ही पड़ेगी। लेकिन लाइफ स्टाइल और ये सब ब्रेन की एजिंग को जरूर ठीक कर देते हैं। जैसे आपने हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया, ये अभी इस एज में इतने एक्टिव हैं, वो इसलिए हैं कि उनका ब्रेन अभी भी अच्छी कंडीशन में है, और अच्छी कंडीशन में होने के 3-4 वजह हैं। फर्स्ट ये है कि कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है। कोमॉर्बिड कंडीशन हम किनको कहते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को कोई किसी भी वजह से कोई एम्बोलिक फिनोमिना हो, तो क्या होता है कि ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन होते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब यह है कि छोटी छोटी कोशिकाओं को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, जो अपने को साधारण कंडीशन में स्ट्रोक नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे करके उन वेसल्स की ब्लॉकेज की वजह से आदमी को ये एमनीजिया और फॉरगेटफुलनेस और ये होने लग जाता है, जिसको हम यूजुअली ये कह देते हैं कि एजिंग है। वो किसी को जल्दी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जैसे इनको प्रोवोक करने वाली जो कंडीशंस हैं, जैसे कुछ आपके एडिक्शंस हैं, जो कुछ नशीले पदार्थों का प्रयोग कोई कर रहा है, या उसकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको, तो वो माइक्रो सर्कुलेशन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से अर्ली कोर्टिकल एट्रोफी होगी। तो ये जो सिम्टम्स जो हम 70-80 की एज में देखते हैं, वो जल्दी भी किसी को हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे 70-80 लोगों को, 70-80 की एज में लोगों को एट्रोफी हो। उनको ब्रेन एज इट इज रह सकता है
डिपेंडिंग अपॉन उनकी हर तरह की जो कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर प्रिवेंटेबल हों और प्रिवेंट करी हुई हों और उनकी रेगुलर लाइफस्टाइल हो, डाइटरी इस तरह से हो, इसलिए यहाँ आके और एक हेल्दी आदमी को बहुत ही ज़रूरत है इन मेडिटेशंस की और इन सारे जो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की। जब किसी को कोई बीमारी होती है तब कई बार क्या होता है, एक सबसे बड़ी मिथ इस वक्त ये आ रही है जो अभी सबको, कि जैसे ही हमारे कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मेरे को आके कोई पूछता है एक्सरसाइज इसका इलाज नहीं है क्या? तो एक्सरसाइज सब चीज़ों का इलाज नहीं है। एक्सरसाइज तो हर आदमी को ज़रूरत है, एक्सरसाइज कोई इलाज का पार्ट नहीं है। एक हेल्दी आदमी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज की जाती है, न कि एक अनहेल्दी आदमी को हेल्दी बनाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। तो ये एक थोड़ी सी समझने वाली सी चीज़ है जो अभी मतलब इसी संदर्भ में, एजिंग वाले संदर्भ में हमें जाननी है कि वी हैव टू डू एक्सरसाइजेज टू कीप आवर सेल्फ नॉर्मल। बिल्कुल, सर आपसे जानना चाहूँगी, आप इतने लोगों का उपचार करते हैं, आप देश विदेश घूमे हुए हैं, अगर हम बात करें इस कंडीशन की तो क्या आपको फ़र्क लगता है लाइफस्टाइल का बाहर के देशों में, इंडिया में हम बात करें, रूरल पॉपुलेशन की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, तो किस तरह की कॉमन चीज़ें जो हैं आपने फिगर आउट करी हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को ये ज़्यादा होता है या इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों को ज़्यादा होता है, रूरल पॉपुलेशन को होता है, किस तरह का आपका ऑब्जर्वेशन रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सीधी सी बात है कि जैसा कि हम जानते हैं क्षेत्रवार, जैसे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज होती हैं और वो सब चीज़ें आपके, जैसा कि हम अभी तक लगातार बोलते हैं, आपके खान पान से जुड़ी हुई होती हैं, अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं। और हम इसमें भी कुछ डिजीज देखते हैं जो एक देश से में होती है और दूसरे देश में उसके कम देखने को मिलती है। जैसा कि आपने बताया कि रूरल एरिया के अंदर हम ज़्यादातर हम देखते हैं तो वो होती हैं स्मोकिंग से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉमनली हमें मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं शहरी इलाकों में जहाँ आते हैं, वहाँ स्ट्रेस से और जो वहाँ पे जहाँ एक्सरसाइज कम हो पाती है, लोगों की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को हार्ट डिजीज़ या ब्रेन की अन्य डिजीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। तो ये एरिया, ये जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो डिजीज़ है वो बिल्कुल निश्चित रूप से होता है और ऐसा ही हम अलग अलग देशों में हम पाते हैं। जैसे हमारे देश के हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के केसेस कम होते हैं। वहाँ पे हमारे को जो हार्ट की डिजीज़ या ब्रेन स्ट्रोक की ज़्यादा होती है, जैसा कि वो यहाँ कम मिलती है। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये केसेस इंडिया के अंदर है, हमारे देश के अंदर भी बढ़ने लगे हैं। जी, निश्चित रूप से ये मैटर करता है। जी। सर आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप इशू करते हैं, जिसको एड्रेस करते हैं, सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स लोग अपने आप से लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन डी, सी, और बहुत सारी डेफिशिएंसी जो है खुद ही उन्हें लगता है कि क्योंकि अब एज हो रही है या सब लोग ले रहे हैं इसलिए उन्हें लेना चाहिए। सो व्हाट इज़ द राइट वे टू टेक दो सप्लीमेंट्स? क्या खुद से ले लेने चाहिए या डॉक्टर से ही पूछ कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी तरह का सप्लीमेंट आपको बिना किसी अपने डॉक्टर की एडवाइस के, चाहे वो फिजिशियन हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी एडवाइस के बिना आपको किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। आजकल जो यंगर जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा जिम में बॉडी बिल्डिंग पे और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्होंने किसी भी मात्रा में स्टेरॉइड का सेवन किया और उसकी वजह से उनको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप का प्रॉब्लम हो गया या कहीं न कहीं कोई मसल्स में कोई एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ एब्सेस, उसमें जो एक्सेस में जो आप स्टेरॉइड्स आप ले रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाउडर के नाम पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो एकदम से आपको फ्लावट लाती हैं या आपके शरीर में स्टेमिना इंक्रीज करती हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो वो आप बिना किसी अपने एक्सपर्ट के, चाहे वो डाइटिशियन हैं या कोई डॉक्टर हैं, उनके एक्सपर्ट एडवाइस के बिना आप किसी भी इस तरह के सप्लीमेंट का सेवन ना करें। दूसरी बात आती है कि कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई एज ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़्यादा एज में सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए क्या? बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं आकर के। तो मेरा यही कहना है कि आपको
आप पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, और यदि डॉक्टर आपको ये चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहा है या कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको एडवाइस कर रहा है तो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से इस तरह के सप्लीमेंट से बचना चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है इस तरह की डेफिशिएंसीज, तो उनके लिए क्या राइट टाइम है? क्या उन्हें आफ्टर 30, 25, 40 कौन सा ऐसा टाइम है जब उन्हें इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए? और क्या सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि शायद बोन्स में डेंसिटी कम हो रही है या कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, या ऐसा हो सकता है? यदि महिलाओं की मैं बात करता हूं तो दो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए। एक जो पोस्ट प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, यंग एज में 30 to 40 ईयर्स की जो एज ग्रुप होता है, उसमें जो पोस्ट प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बेबी को भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है और आप ब्रेस्ट फीड उसको करवाते हैं तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, और वो कई बार आपके डाइटरी सप्लीमेंट से आप जो डाइट ले रहे हैं उससे फुलफिल नहीं हो पाती है। तो उन केसेस में आप कैल्शियम का या विटामिन का या मल्टीविटामिन्स का आप अपने डॉक्टर और एक्सपर्ट के एडवाइस से आप सेवन कर सकते हैं। और दूसरा जो एज ग्रुप है वो है पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। मेनोपोज जो 50 साल की हम एज मानते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज आते हैं जो अल्टीमेटली आपकी बोन हेल्थ को और मसल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो उन केसेस में भी आपको आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना आए और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स आपको ना हो, तो उन केसेस में भी आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन की एडवाइस से आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जी, जिससे पहले मैं अगला सवाल लूँ, कुछ ही देर में मंत्री जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद में एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी हम करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ हमारे साथ में बने रहें, थोड़ा सा इंतजार और रह गया है। और आइए भी स्वागत कर लेते हैं गीतांजलि हॉस्पिटल के चेयरमैन JP अग्रवाल जी का, हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर इस डिस्कशन को आगे रखते हैं। ऐसी कौन सी टिप्स हैं, क्योंकि ऐसी इस तरह की मिथ होती है कि जो ब्रेन कोई भी इंजरी होती है या वो कभी रिकवर नहीं हो सकती, उसके बाद में इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता, ब्रेन के साथ में से साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं। अगर कोई ब्रेन इंजरी होती है तो अमूमन कौन से सबसे कॉमन देखने को मिलती है और कितना टाइम लगता है रिकवरी में? एक्चुअली ये बहुत बड़ा सवाल है, ब्रेन इंजरी। ब्रेन कोई एक चीज का नाम नहीं है। ब्रेन में इंजरी, ब्रेन की इंजरी इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रेन में इंजरी कहाँ पे हुई है, कौन से एरिया में, क्योंकि ब्रेन का हर एरिया कोई अलग काम कर रहा होता है। तो किस एरिया में इंजरी हुई, दूसरा इंजरी की मात्रा कितनी थी, और तीसरा वो उस इंजरी की वजह से पेशेंट को उस वक्त कितना डैमेज हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी रिकवरी को शो करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर एक बार डैमेज हो गई तो वो वापस रिकवर नहीं करती तो उस पेशेंट को वो परमानेंट डैमेज की तरह से ही रहता है। उसको उस समय अभी हमें करना क्या होता है, हमें सेकेंडरी डैमेज को बचाना होता है। सेकेंडरी का मतलब ये है कि प्राइमरी डैमेज तो जैसे ही उसको इंजरी हुई होते ही से जो कोशिकाएं डैमेज हुई वो हो गई। सेकेंडरी डैमेज ये होता है कि उस जो डैमेज्ड पार्ट है वो स्वोलन होगा, स्वोलन होके और दूसरी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उसको डैमेज करेगा। हमें उसको प्रिवेंट करना होता है। उसको प्रिवेंशन के लिए हमें उस डैमेज्ड पार्ट को कई बार तो हमें डैमेज पार्ट को निकालना भी पड़ता है, कई बार डैमेज पार्ट को जगह देनी पड़ती है। मतलब वी हैव टू गिव, ऐसा डिकम्प्रेस करके हमें जगह देनी पड़ती है कि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर को ना दबाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हर समय हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जगह के हिसाब से और उसकी इंजरी की मात्रा के हिसाब से उसी समय ही डिसाइड करनी पड़ती हैं। इसलिए ब्रेन की इंजरी जो है वो किसी भी तरह से हम उसको डिफाइन इसलिए नहीं करते कि कोई एक सेंटेंस में हम ये कह दें कि ना नहीं ब्रेन की हर ब्रेन की इंजरी ऐसी होगी, ऐसा नहीं है। ब्रेन की इंजरी की मात्रा के साथ साथ इंजरी की स्टाइल पर भी डिपेंड करती है। कई बार ये लगता है कि कोई रोटेशनल इंजरी है, हमें सीटी स्कैन देखने पर लगता है कि सीटी स्कैन तो नॉर्मल है लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो वो उन इंजरीज को हम डिफ्यूज इंजरी कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि
इस बात के लिए डिसाइड करती हैं कि पेशेंट का बाद में कितना रिकवर होगा, वो इसकी इंजरी की मात्रा और जगह पर निर्भर करता है। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगी इसी के आगे, क्योंकि जब ट्रीटमेंट कराने जाता है पेशेंट तो बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन एसएमएस अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं और किस तरह का विस्तार किया गया है जिससे कि इस तरह के अगर पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सिवियर इंजरी होती है तो उन्हें किस तरह से उपचार दिया जाता है जिससे कि बेस्ट दिया जा सके उन रिसोर्सेज में? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सवाई सिंह चिकित्सालय जो कि स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जितने भी हमारे राज्य के नागरिक हैं उनके लिए सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता उसको, चाहे वो महंगे से महंगा ट्रीटमेंट है। अभी जैसा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने कहा, हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे पाते हैं किसी को। अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है तो भी उसको एक बड़ा मिनिमम सा जो अमाउंट है वो उसमें वन टाइम देने के बाद हम उसको इलाज करते हैं, तो वो भी उसके लिए काफ़ी चीप पड़ता है, क्योंकि अगर उसको किसी दूसरी जगह पे या प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो ट्रीटमेंट कराता है तो उसको काफ़ी इसकी कॉस्ट लगती है। अब जहाँ पे यहाँ स्पेशलिटीज़ जो सारी तरह की स्पेशलिटी मौजूद है और इन सब स्पेशलिटी में बहुत ही जटिल रोगों का इलाज भी होता है, तो इसमें चूँकि एक पेशेंट आता है उसको पता नहीं चलता, जहाँ हम लाखों का इलाज उसका हम फ्री करते हैं। इसी प्रकार जो ओपीडी के अंदर जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे जो मेडिकेशन है या जितने भी टेस्ट है, यहाँ तक कि जो महंगे टेस्ट हैं सीटी स्कैन एमआरआई जैसे टेस्ट भी हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो निसंदेह इस जो सरकार के मंशा के अनुरूप जैसा कि प्रत्येक नागरिक को यहाँ पे इलाज मिल सके, वो पैसे या धन की कमी की वजह से इलाज से वंचित ना हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल, और जैसा कि सर ने कहा था कि ये ऐसा अस्पताल है जहाँ पर सुविधाएं भी हैं और साथ में एक इंसानियत भी, एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू भी है, जिसकी वजह से शायद लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप बहुत उसको सहजता से उसका निर्वहन भी करते हैं। सर, एक बहुत कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, एक आम जनता की तरह आप लोग तो जानते हैं इस चीज़ को, हम बात करते हैं स्ट्रोक की, बहुत कॉमन वर्ड है, एक हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की, वो बहुत कॉमन वर्ड है, फिर हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, ये बहुत कॉमन है। तो किस तरह से अगर हमारे आसपास में कुछ इस तरह की इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है तो कैसे आइडेंटिफाई करें और इमिडिएटली जो है फर्स्ट स्टेज जो है मेडिकल अटेंशन कैसे दिया जा सकता है? ये वर्ड्स जो हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये कई बार इंटरचेंजेबली आम जनता को लगता है कि शायद एक ही इनका शायद मायने है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट वो चीज़ है जिसमें कि अंतिम रूप में पेशेंट का हार्ट बंद हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। हार्ट अटैक एक कॉमन अगर भाषा में बात करें कॉमन लैंग्वेज में, तो ये हृदयाघात, हिंदी में हृदयाघात कहा जाता है, जिसमें कि यूजुअली जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो बंद हो जाती है एंड उसके कारण से हृदय का कुछ हिस्सा जो है उसमें उसका फ़र्क पड़ता है एंड वो डैमेज हो सकता है। और स्ट्रोक एक कॉमन वर्ड है जो कि चाहे कार्डियक स्ट्रोक हो चाहे मेंटल सेरेब्रल स्ट्रोक हो, उसके लिए भी एक कॉमन वर्ड है। अब ये है कि अगर मान लो किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो एक्यूट स्टेज में उसको क्या करना चाहिए? घर पे पहचानने के बाद ये पता लग गया कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम उसको क्या करना चाहिए? उसमें यही है कि सबसे पहले हमको खून पतला करने दवाई अगर घर में तो देनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच अ पेशेंट कैन डू। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आइए स्वागत कर लेते हैं। यस यस। तो आइए जोरदार स्वागत करें चिकित्सा मंत्री जी का, हमारे बीच आ चुके, अपना अमूल्य समय उन्होंने दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम है, हम इसको आगे इसी तरह से और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो आप सबने हमें जानकारी दी, अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का।